नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। पहली बात तो इंडिया के ही दो हिस्से कर देना और उसके बाद दोनों में कंपैरिजंस ड्रॉ कर लेना, उसके अंदर कंपैरिजंस के साथ साथ इश्यूज के बारे में बात कर लेना, ये आजकल की आम चर्चा बन चुकी है। तो फॉर एग्जांपल पिछले कुछ समय में एनईपी आया तो एनईपी में लैंग्वेज इशू खड़ा हो गया। नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स कुछ और मांग रही हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स कुछ और डिमांड कर रही हैं। फिर उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 2026 में ड्यू है, उसके ऊपर सवाल उठ गए कि साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं चाहती कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इस ढंग से करी जाए जिस तरह से सरकार प्लान कर रही है। फिर उसी के आसपास बहुत सारे और मुद्दे जो हैं वो डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर ही। एक नॉर्थ और एक साउथ, दो तरह के ब्लॉक्स बन चुके हैं, विच इज नॉट आइडियल फॉर एन इंडियन स्टेट, राइट। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई डिवीजन हो। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने इसी के ऊपर चर्चा करनी है। विद मी आई हैव अनुज सर, एंड अनुज सर पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। तो सर आपसे सीधे सीधे सवाल करने हैं ताकि हम बच्चों तक वैल्यू पहुंचा पाए, उन तक एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पहुंचा पाए कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड ये क्या सिर्फ कुछ बातें हैं, क्या ये प्रैक्टिकली भी एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्या ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक सही चीज है या ये हमें एक गलत रास्ते के ऊपर लेकर जा रही है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स और वाचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारी चर्चा इसमें करनी है हमने, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम टच करेंगे। सो पहला सवाल बड़ा सिंपल है, लेट अस टॉक अबाउट द हिस्ट्री सर। क्या हिस्टोरिकली ब्रिटिश राज के समय पे ही ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक डिवाइड क्रिएट हो जाए? तो सर अगर हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इतिहास में हम ये जरूर देखते हैं कि डिवीजन तो थी। अब वो डिवीजन ब्रिटिश की वजह से आई, ब्रिटिश की वजह से नहीं आई, वो अलग अलग उसके पर्सपेक्टिव्स हैं। हिस्ट्री में भी अलग अलग तरह के पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम ब्रिटिश इंडिया से पहले भी जाएं, मुगल सल्तनत की तरफ भी बात करें, उससे पहले की बात करें, तो हम हमेशा देखते हैं कि नॉर्थ और साउथ में एक डिवीजन रही है। ठीक है कि नॉर्थ की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो कंप्लीटली डिफरेंट था कंपेयर टू द सदर्न स्ट्रक्चर। अब उस नॉर्थ और सदर्न स्ट्रक्चर के अगर हम अंतर्गत देखें तो ब्रिटिश ने भी आके कोलकाता से शुरू करके बाद उन्होंने दिल्ली अपना बेस जो था शिफ्ट कर लिया, और उसमें एक ब्रिटिश की पावर जो सेंट्रलाइजेशन थी वो नॉर्थ में ही थी। साउथ में उन्होंने क्या करा, साउथ की भी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी, साउथ में भी पावर थी, ब्रिटिश के पास पावर थी। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी बहुत फेमस एग्जांपल है। तो वहां पे ब्रिटेन ने क्या करा कि लैंड पॉलिसीज का एक डिफरेंस था, क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंशियल रूल की बात करें, प्रेसिडेंसीज के रूल की बात करें, जो गवर्नर एंड हिज काउंसिल जो रूल्स बनाती थी, वहां पे नॉर्थ में प्रेसिडेंशियल रूल डिफरेंट थे। जैसे अगर हम हमारे जो लोग देख रहे हैं सबको पता होगा कि कितनी तरह का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, महलवाड़ी सिस्टम था, रॉयलवाड़ी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट्स थे। उससे क्या हुआ, उससे एक लैंड रिऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत तो आई, एक लैंड सेटलमेंट में प्रॉब्लम तो आई। और साथ ही साथ अगर हम देखें सदर्न स्टेट्स में क्या हुआ कि सदर्न स्टेट्स में जो डाटा बताता है कि सदर्न स्टेट्स में ब्रिटिश ने एक तरह से एजुकेशन को थोड़ा एक्स्ट्रा पुश किया। अब उस एजुकेशन को पुश करने के चक्कर में क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी जो है वो 1857 में बिल्ड कर दी गई। एक तरफ नॉर्थ इंडिया में हम देख रहे हैं कि 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का खेल चल रहे हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है। पर अगर हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी देखते हैं तो सदर्न इंडिया में इतना कोई ज्यादा बहुत बड़ा लार्ज स्केल के ऊपर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को नहीं देखा गया। ठीक है, तो वहां से हम देखते हैं कि यार फिर उसके बाद 1909 में ब्रिटिशर्स ने एक और एजुकेशन IISc एस्टैब्लिश करा, जो आज भी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो सदर्न इंडिया में ब्रिटिश के समय के ऊपर भी हम ये देखते हैं कि एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा ज्यादा फोकस था, और नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का फोकस था। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में ब्रिटिश की पॉलिसीज ही डिफर कर रही थी? बिल्कुल, पॉलिसी दैट इज व्हाट लेड टू द डिवाइड। बिल्कुल, दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिवाइड, नॉट द सोल रीजन बट वन ऑफ द रीजन ऑफ द डिवाइड। फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रूल को और स्ट्रेंथन करने के लिए सदर्न इंडियन स्टेट्स या साउथ इंडियन स्टेट्स के लोगों के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज करी, गवर्नमेंट जॉब उनकी इंटरेक्शन इंक्रीज हुई। तो जिसके साथ क्या हुआ कि जो इंग्लिश की पर्कुलेशन थी ना वो बढ़ने लगी, और इंग्लिश जो थी साउथ इंडिया में भाषा बन गई एलिट सेक्शन की। पर जो बाकी कम्युनिटी से साउथ इंडिया की वो अभी भी वही भाषाएं बोलती थी जो कि हिंदी या हिंदुस्तानी भाषाएं नहीं थी। वो उनकी रीजनल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेजेस थी, जैसे तमिल हो गई, मलयालम हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, या तुल्लू करके भी एक छोटी सी भाषा वहां पे एग्जिस्ट करती है। तो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया में ये भाषाओं की दिक्कत भी थी जो ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक्सप्लॉइट नहीं करी, पर ब्रिटिशर्स ने उसको कहीं कम करने की कोशिश भी डिवाइड एग्जिस्ट करता ही था। वो डिवाइड एग्जिस्ट करता था, क्योंकि अभी भी आप देखो ना, अब अभी आप देखो कि इस डिवाइड को एग्जिस्ट करता है। जैसे अभी मैं पार्लियामेंट की कुछ समय पहले डिबेट सुन रहा था, जो पिछला सेशन हुआ, तो वहां पे एक पार्लियामेंटेरियन ने खड़े हुए और उन्होंने बोला कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। तो दूसरी ओर से डीएमके पार्टी के सांसद खड़े, उन्होंने बोला कि आप इतिहास पढ़िए, उसमें आपको पता लगेगा कि तमिल जो है वो सबसे पुरानी भाषा है। तो आज भी एक ये इस पे शोर मचता है, डिवाइड है कि संस्कृत पुरानी है, तमिल पुरानी है। दिस इज द सोल रीजन व्हाई वी चोज दिस टॉपिक। के इसके ऊपर मतलब सवाल सर इसके साथ साथ ही आता है कि जैसे अब ये डिवाइड तो एग्जिस्ट करता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक टू एनी इंडियन सिटीजन, आपको पता होगा कि जैसे नॉर्थ इंडिया में वी हैव सर्टेन
हाउ टू से दिस, बट कुछ नाम हमारे हैं जो हम यूज कर लेते हैं फॉर साउथ इंडियंस, देयर आर नेम्स दैट साउथ इंडियंस यूज फॉर नॉर्थ इंडियंस, तो वो एक डिवाइड सा तो क्रिएट हुआ और ये काफी समय से है। बट जो रिसेंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इसके आने के बाद डू यू सी दिस बिकमिंग अ बिगर प्रॉब्लम? क्या ये डिवाइड पहले से ही इतना था, या फिर जो करंट रूलिंग पार्टी है उसके आने के बाद इस डिवाइड को और ज्यादा बढ़ावा मिल चुका है? अगर आप पॉलिटिकली ना भी, मतलब व्हाट द बेस्ट वे यू कैन आंसर। नहीं सर, मैं पॉलिटिकली भी आंसर दे दूंगा है ना, जिसमें से पर्सन को पता है कि आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, बट द पॉइंट इज कि यार देखो ऐसा है कि सर इसमें ना हम फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हिसाब से भी देख सकते हैं कि फेडरलिज्म जो है, ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है मोदी जी की सरकार है उन्होंने ही फेडरलिज्म को किसी तरह से स्ट्रैंगल करने की कोशिश करी। जब भी आप देखो, चाहे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट और राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट हो, तो हमने हर पार्टी में हर समय के ऊपर देखा है कि एक तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की डिस्कोर्स हमारे देश में शुरू से चलता है। अब हम इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मोदी जी की बात करते हैं या वाजपेयी साहब की, मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, पर अगर हम देखें कि भारत में पहली बार प्रेसिडेंशियल रूल नेहरू जी के समय पे लगा दिया गया था। केरल में जो पहली बार कम्युनिस्ट सरकार चुन के आई थी, उसको हटाने के लिए प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया गया था, बड़े ही फ्रीवियस ग्राउंड के ऊपर वो लगाया गया था, जिसका कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी नहीं था, वो लगा दिया गया। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का जो एस्पेक्ट है वो शुरू से हमारे देश में चलता आ रहा है। मतलब सर, सॉरी टू कट यू इन, बट क्या आप ये, मतलब ये फेडरलिज्म तो हम जैसे अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, इंडिया के लिए तो स्ट्रेंथ है, उसकी फेडरलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करती है, सेंटर और स्टेट में बहुत क्लियर सेपरेशन है। बट इस समय पे जो बीजेपी के अंडर ये देखने को मिल रहा है कि फेडरलिज्म के ऊपर ही डिबेट हो रही है कि फेडरलिज्म इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द नेशन। नहीं सर, देखो ऐसा है कि जब जब कोई पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में हैवी होती जाती है, यूनियन पे हैवी होती जाती है, वो पावर को और अपने पास एम्ब्रेस करने की कोशिश करती है। कि जैसे अगर हम देखें डोमिनेंट पार्टी बन जाती है, जैसे अगर हम 1967 तक देखें तो कांग्रेस वाज द डोमिनेंट पार्टी। तो रजनी कोठारी साहब जो जिनका देहांत हुआ कुछ समय पहले, वो बड़े फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम को नाम दिया था कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सिस्टम, कि 1967 तक देयर वाज वन डोमिनेंट पार्टी रूल या वन पार्टी डोमिनेंट रूल, कि एक पार्टी जिसका डोमिनेंट रूल है, बाकी पार्टीज भी एग्जिस्ट करती हैं। और वैसे ही ना धीरे धीरे फिर हमारी पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आता गया, वैसे ही फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज आता गया। जब जब यूनियन वीक होता जाएगा, रीजनल पार्टीज और स्ट्रेंथन होती जाएंगी, तो फेडरल स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। तो आज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है उसको एक इंडियन ओरिजिन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनका नाम है मिलन वैष्णव, उन्होंने 2019 लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक रिसर्च पेपर लिखा, और 2024 के बाद भी उन्होंने एक पेपर लिखा उसी गाइडलाइंस के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडिया फोर्थ पार्टी सिस्टम, वो आज के सिस्टम को, मोदी जी के सिस्टम को बोलते हैं फोर्थ पार्टी सिस्टम। वो फोर्थ पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है कि इससे पहले 3 पार्टी सिस्टम देख चुके हैं, ये फोर्थ पार्टी सिस्टम है जिसमें यूनियन के ऊपर एक पार्टी हैवी है और उसमें कंसंट्रेशन ऑफ पावर है कुछ कुछ जगहों के ऊपर, कि अगर आप उसको ऐसी जगहों पे छोड़ दो कि जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल छोड़ दो, या आप तेलंगाना छोड़ दो, आंध्र प्रदेश छोड़ दो, कर्नाटका में भी है पर फिर भी आप तमिलनाडु छोड़ दो, केरल छोड़ दो, जहां पे रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, उन रीजनल पार्टीज के सामने ये स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो जाता है, बाकी जगह पे स्ट्रांग हो जाता है। तो मिलन वैष्णव साहब बोलते हैं कि फोर्थ पार्टी सिस्टम है, और ये फोर्थ पार्टी सिस्टम भी चल रहा है जहां पे यूनियन पे एक डोमिनेंट पार्टी है। तो जो भी डोमिनेंट पार्टी होती है वो अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये है कि जो तमिल इशू के चक्कर में या तमिलनाडु के चक्कर में ये रीजन ज्यादा अभी डिबेट में आया, तो इसमें एक बिल्कुल ही क्लियर कट आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिवाइड है कि तमिलनाडु में हमने हमेशा देखा है, तमिलनाडु में एक तरह से द्रविडियन आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो द्रविडियन आइडेंटिटी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो पेरियार जी ने शुरू करी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में जाती है, और पेरियार जी की जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट थी वो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट थी। तो वो एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में द्रविडियन आइडेंटिटी जो है उसको इंपोज करने की या उसकी प्राइड की बात होती है। तो जो आज के चक्कर में जो हमारी आज की रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करती है, जो किसी से छुपा नहीं है। तो उसमें एक क्लियर कट डिवीजन आ जाती है हिंदुत्व आइडियोलॉजी में और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या द्रविडियन आइडेंटिटी में। पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो यही डीएमके पार्टी थी जो बीजेपी से अलायंस में भी थी। वही तो इसी टाइम पे, जैसे अगर आपने जैसे ये चीज का जिक्र किया, तो क्या ये इस टाइम पे ये बोलना सही होगा कि फेडरलिज्म ही हमारे लिए एक मुद्दा बन चुका है या इशू बन चुका है? देखो, फेडरलिज्म मुद्दा नहीं है सर। फेडरलिज्म को अगर हम समझे तो फेडरलिज्म बेसिकली एक पावर शेयरिंग का मैकेनिज्म है, और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में पावर शेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश का पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट ही ये है कि यार वीकेस्ट ऑफ ऑल, पुअरेस्ट ऑफ ऑल या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबके पास एडिक्वेट पावर होने का आइडिया है। तो वैसे ही फेडरल स्ट्रक्चर जो है कि चाहे आप यूनियन गवर्नमेंट, चाहे आप
स्टेट गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश हो जो बहुत बड़ी स्टेट है, या फिर आप सिक्किम में बैठे हो जो छोटी स्टेट है, सबके पास पावर डिवीजन एडिक्वेट होना चाहिए। बिल्कुल एडिक्वेट होना चाहिए। मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, मैं एडिक्वेट बोल रहा हूँ, स्टेट की पॉपुलेशन जनसंख्या के अनुसार या उसके एरिया के अनुसार। तो फेडरलिज्म इसी पावर स्ट्रक्चर को और एनहांस करने की कोशिश करता है। पर उस फेडरल स्ट्रक्चर में जो पावर शेयरिंग है, उस पावर शेयरिंग में प्रोविंसेस की कुछ पावर भी है। तो प्रोविंसेस ये नहीं चाहेंगे कि हमारी पावर को निकाल के आप अपने पास यूज करो। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी जैसे आपने एग्जांपल दिया, हवाला दिया, ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो अगर हमने इस लिस्ट को बनाया हुआ है जिसमें भी कहते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं वो अपने अनुसार अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर सकती हैं, जिसमें वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा खेल है। कि जैसे आप पंजाब से हैं, शायद मैं भी पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो हमारे स्टेट में पंजाबी हमारी एक माँ बोली के नाम से जानी जाती है। वैसे ही अगर कोई तमिल हो, कोई मलयालम हो, कोई मध्य प्रदेश का, उसके लिए अपनी अपनी भाषाएं जो हैं, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो जब भी एजुकेशन पॉलिसी की बात आती है तो इसमें ये कहा जाता है कि सर वर्नैकुलर लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस जो है उसको आप रद्द नहीं कर सकते। जैसे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बोला कि हिंदी को आपने पॉपुलराइज कर दिया। अब क्या हिंदी जो है वो इंडिया की ओरिजिनल लैंग्वेज थी? इसके ऊपर सवाल उठाया जाता है कि अगर हिंदी को हमने इतना पॉपुलराइज कर दिया कि बोल दिया कि एक देश में एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो यूनिफाइंग फैक्टर बने, तो उसके चक्कर में कई सारी ऐसी स्मॉल लैंग्वेजेस हैं जिनको डायलेक्ट्स बोला जाता है, वो एक तरह से रिडंडेंट हो गए और वो खत्म ही हो गई धीरे धीरे। रिडंडेंट हो गए ना सर। क्या ब्रज में ब्रज भाषा कम बोलने वाले लोग हैं, अवधी बोलने वाले कम लोग हैं, भोजपुरी एक फ्रिंज लैंग्वेज बन चुकी है और ज्यादातर लोग उसको गानों से ही, वो भी ऑब्सीन गानों से बोला ही नहीं जाता, मतलब बोला कम जाता है, हिंदी ओवरटेक कर चुकी है उसको भी। तो वही बात है कि अगर तमिल के चीफ मिनिस्टर ने बोला, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, कि अगर यही तमिलनाडु में भी होगा तो हो सकता है कि जो थोड़ी थोड़ी डायलेक्ट्स खत्म हो जाए। तो यहीं से एक आइडेंटिटी का मुद्दा उठता है। बिल्कुल सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली यही था कि जैसे आपने खुद ही इसके बारे में बात कर ली, तो पहले तो मैं एक सवाल क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे चाहूंगा कि फेडरलिज्म को लेकर जो सिचुएशन इस टाइम पे आप देख रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ के अंदर आप सिचुएशन देख रहे हैं, इज इट एन आइडियल सिचुएशन? बहुत शॉर्ट में अगर आप इसका। सर आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, रादर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि आज के समय में जो फेडरलिज्म है इसको उन्होंने एक अलग आइडिया से समझाया जिसको बोलते हैं कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। कि एक यूनियन पे डोमिनेंट पावर्स हैं और रीजन के डोमिनेंट पावर्स हैं जिनकी आपस में नहीं बनती है, और बीजेपी जो है कांग्रेस उनकी बिल्कुल नहीं बनती है। तो जहां जहां पे ऑपोजिशन की पार्टी आ जाती है तो वहां पे कन्फ्रंटेशन हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि इट इज वी आर नॉट ईदर गोइंग फॉर कोऑपरेटिव और कंपैरेटिव फेडरलिज्म, वी आर रादर मूविंग टुवर्ड्स एन एरा ऑफ confrontational federalism, which is not an ideal situation. बिल्कुल सर, परफेक्ट। तो नाउ सर मेरा अगला सवाल मेरा उसी से लिंक्ड है, क्योंकि आपने एनईपी का ऑलरेडी जिक्र कर दिया है। एनईपी 2020 में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की तरह सामने रखा गया, क्योंकि एजुकेशन के अंदर बहुत सारे जो फ्लॉज हैं इंडिया के अंदर वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। बहुत सारी अच्छी बातें एनईपी के अंदर से देखने को मिलती है। इफ यू लुक एट व्हाट इट ब्रिंग्स टू द टेबल, इट ब्रिंग्स अबाउट लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जो प्रॉमिस करता है वो। बट अगर हम नॉर्थ साउथ की जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का, उस मुद्दे के अंदर भी ये फिट बैठता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स आर अपोजिंग एनईपी। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल शॉर्ट में समझा पाए कि कारण क्या है, एनईपी मुद्दा क्यों बन चुका है? तो सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ना मुद्दा इसलिए बन चुका है कि इसमें लैंग्वेज इशू को लेकर मुद्दा है। अब बात ये होती है 3 लैंग्वेज पॉलिसी की, कि जो हमारे देश में ऑफिशियल रूल भी बना उसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात होती है, और एनईपी बात करता है 3 लैंग्वेज पॉलिसी की, जिसमें वो कहता है कि 2 इंडियन लैंग्वेजेस एंड 1 फॉरेन लैंग्वेज जो है उसको आपको सिखाना है। अब ये कहा जाता है कि तमिलनाडु में, साउथ इंडियन स्टेट्स में, कि जो वैसे तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि केरल में अगर आप देखो तो केरल में हिंदी काफी हद तक पढ़ाई जाती है, ठीक है, तेलंगाना में भी काफी हद तक हिंदी पढ़ाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। तो मुद्दा सबसे बड़ा जो है वो तमिलनाडु का ही है। और तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जिसने पहले भी जो हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी बन रखी है, वहां पे भी मैक्सिमम स्टेट जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करती हैं, पर तमिलनाडु एक ऐसी स्टेट है जो 3 लैंग्वेज को 2 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करती है। आज भी 2 लैंग्वेज पॉलिसी। और अगर मैं आपको ये बता देता हूं कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पे हिंदी पढ़ाई जाती है, मुद्दा गवर्नमेंट स्कूल्स का है। मुद्दा गवर्नमेंट स्कूल्स का है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी पढ़ाई उतनी नहीं जाती। अब जो तमिलनाडु की सरकार है वो ये कहती है कि अगर आप 2 इंडियन लैंग्वेजेस की बात करते हो तो 2 इंडियन लैंग्वेजेस में क्या सिर्फ हिंदी की बात ही हो सकता है कि कोई और इंडियन भाषा भी हो सके, कि तमिलनाडु में मलयालम सिखाई जा सकती है, या तेलुगु सिखाई जा सकती है, कन्नड़ सिखाई जा सकती है, तो वो क्यों नहीं सिखाई जा रही? तो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा अपने, तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि अगर हम टीचर लाएंगे तो हमें खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर यूनियन गवर्नमेंट कहती है कि हम पैसा देंगे, हम खर्चा देंगे, तो वो हिंदी के टीचर्स भेजेंगे क्योंकि पूरे देश से आगे वहां पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि दिस विल बेसिकली अमाउंट टू द बैकडोर एंट्री ऑफ हिंदी इनटू द तमिलनाडु स्टेट और द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और वहां पे एक तमिल आइडेंटिटी को लेके, भाषा को लेके, देखो मुद्दा सिर्फ आइडेंटिटी का है सर, मुद्दा एक आइडेंटिटी का है कि चाहे लैंग्वेज हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे कास्ट हो, चाहे रीजन हो,
वो सब आपकी आइडेंटिटी से जुड़ा होता है। तो लैंग्वेज भी जो है वो आपकी आइडेंटिटी है। तो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर जब थ्रेट आता है फिर भी एक रिएक्शन आता है। सर एंथ्रोपोलॉजी में भी जैसे हम कई बार पढ़ाते हैं तो कल्चर की बात करते हैं, तो कल्चर में लैंग्वेज बहुत 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 अहम एक चीज है जो कल्चर को जोड़ के रखती है, बना के रखती है। उसी केस में साहब जैसे अगर आपने जैसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी का जिक्र किया, तो इस केस में अभी जो डेडलॉक है, इस डेडलॉक का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? कोई सॉल्यूशन इनसाइट है अभी फिलहाल? तो सॉल्यूशन तो सर यही है दैट द गवर्नमेंट, जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला है कि यार विल सिट एंड डिस्कस, और उन्होंने बोला कि यार वी आर एग्रीइंग टू व्हाट वी हैव सेड। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये एक्यूज किया था कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अराउंड 2000 करोड़ रुपीस जो है वो रोके हुए हैं बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एनईपी, और हिंदी नहीं अलाउ कर रहे, व्हिच वाज डिनाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट कि हमने ऐसा कुछ नहीं करा हुआ। तो इसमें तो एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका। 2026 में तमिलनाडु में इलेक्शन भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है। एनईपी को यूज किया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल गेम्स बाय द लोकल by both parties, by everyone sir, by everyone. So this is not a very conducive environment being created in the country since ये इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया। और आप देख ही रहे हैं कि अब तो हर रोज ही आप डिबेट्स में यही चल रहा है मुद्दा। अगला मुद्दा सर इसके साथ लिंक हो जाता है, जैसे ये तो मुद्दा चल ही रहा है, एनईपी का तो इशू हमने समझ भी लिया, लैंग्वेज इशू है क्या और कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है। इसी के साथ मुद्दा एक और जो रिसेंट टाइम में सामने आया है, जिसके बारे में बहुत सारी बात हो रही है, वो है डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हर एक कंट्री के लिए एक प्रोग्रेसिव मूव है, मतलब ये होना चाहिए। हर एक समय पर रिविजन की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिलिमिटेशन है क्या, पहले मैं चाहूंगा कि सर आप एक सिंगल लाइन में डिलिमिटेशन समझा सकते हो। सर डिलिमिटेशन होती क्या है कि जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है, जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो, चाहे फिर वो हमारे पार्लियामेंट में हो या लोकसभा में हो, तो उसके बेसिस के ऊपर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है। जैसे आज की अगर हम बात करें तो हमारी जो डिलिमिटेशन वो फिक्स्ड है, वो फ्रीज्ड है एज पर 1971 सेंसस। तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब इंदिरा गांधी जी लेके आए थे इमरजेंसी के समय में, तो उसमें उन्होंने 25 साल के लिए इसको फ्रीज कर दिया था, क्योंकि उस समय के ऊपर भी नॉर्थ और साउथ का डिवाइड था। तो ये मुद्दा तब भी नॉर्थ और साउथ का डिवाइड था, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो गया था। कि सदर्न इंडियन स्टेट्स ने बोला कि सर हमने फैमिली प्लानिंग का मेथड अडॉप्ट किया और हमारी पॉपुलेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, whereas नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकली बिहार, यूपी बिहार हो गया, तो यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। बिल्कुल, तो उन्होंने बोला कि इससे हमें नुकसान होगा। तो इंदिरा गांधी जी ने इसको 25 साल के लिए डिनाई कर दिया, बोलते कि ठीक है 25 साल बाद देखेंगे। फिर वाजपेयी साहब की सरकार थी, उन्होंने फिर इसको 25 साल के लिए आगे कर दिया। 2026 उसकी डेडलाइन घोषित की गई है। अब 2026 उसकी डेडलाइन घोषित की गई है, पर उसके लिए हमें पहले 2021 के सेंसस भी कराने पड़ेंगे, क्योंकि कोविड के दौरान तो वो भी नहीं हुए। तो पहले सेंसस की बात चल रही है, उसके बाद डिलिमिटेशन का जो मुद्दा है वो होगा। और अभी हमें ये नहीं पता कि डिलिमिटेशन कंप्लीटली होगा कि नहीं होगा। अब यहीं पे जो सर ने बोला, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर आप। यहीं पे जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है आप सबके जानने के लिए, वो ये है कि जो मैं बताना सर, मैं इफ आई एम एबल टू रिएटरेट दिस, कि अगर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आज के समय पर होती है विद द रिवाइज्ड पॉपुलेशन, उस केस में हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो करंट सीट्स हैं उसमें यूपी के अंदर सीट्स को ऐड कर दिया जाए, बट एट द सेम टाइम तमिलनाडु को सीट्स लूज करनी पड़ सकती है। क्योंकि ऐसा है कि हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने ये कहा है कि तमिलनाडु एक भी सीट लूज नहीं करेगा, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि तमिलनाडु एक भी सीट गेन करेगा। मतलब ये हो सकता है कि तमिलनाडु की सीट उतनी ही रहे, बट यूपी की सीट्स। देखो ऐसा है कि जैसे अभी की अगर हम करंट सिनेरियो के हिसाब से बात करें कि जो लास्ट डिलिमिटेशन की डिस्कशन की गई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि अप्रोक्सीमेटली एक एमपी जो है वो 10 लाख के आसपास लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर 10 लाख के आसपास लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक एमपी, तो भारत में अगर हम मान के चलें 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हम 1400 एमपी ला सकते हैं लोकसभा में। वो पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हमारी लोकसभा की जो नई पार्लियामेंट बनी उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे मैं मिलन वैष्णव साहब का नाम पहले भी लिया, तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था और बहुत सारे लोगों ने और भी पेपर लिखा है उस चीज के ऊपर। तो मिलन वैष्णव साहब का एक और रिसर्च पेपर आया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें इंडिया में, तो अप्रोक्सीमेटली भारत सरकार जो है वो 850 के आसपास लोकसभा सीट्स की बात कर सकती है। तो अगर वो 850 के आसपास लोकसभा सीट्स की बात करें और पॉपुलेशन को चेंज करके देखा जाए, तो ये कहा जाता है कि तमिलनाडु 39 सीट्स रहेंगी। जो अमित शाह जी ने कहा बिल्कुल सही है कि तमिलनाडु 39 सीट्स अभी 39 ही रहेंगी। केरल की सीट्स कम हो सकती हैं, ठीक है। पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार और बाकी हिंदी स्पीकिंग स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसको अगर हम मिक्स कर दें, साथ में ऐड कर दें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 4-5 स्टेट्स ऐड कर दें, तो ये अपने आप में ही एक तरह से 500 साउथ इंडियन स्टेट से ज्यादा निकल जाएंगे। और अगर हम 2 स्टेट्स को देख लें, उत्तर प्रदेश बिहार को देख लें, तो यही मेजरली दोनों सारी साउथ इंडियन स्टेट्स को सुपरसीड कर जाएंगे। तो 5 साउथ इंडियन स्टेट्स कंपेयर टू द 2 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। तो 5 साउथ इंडियन स्टेट्स की जो रेशियो होगी वो कम हो जाएगी 2 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। बेसिकली ये कहने का मतलब ये होगा कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखा, बेसिकली उनको हर्जाना भरना पड़ेगा कि हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इनफैक्ट कम हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी मतलब केरल में भी 20 सीटें हैं, तो अगर 800 समथिंग सीटें होती हैं, 50 के आसपास की सीटों की जिनकी बात चल रही है कि अगर ऐसा होता है जो मिलन वैष्णव जी ने लिखा था अपने रिसर्च पेपर में, तो केरल की 20 या 18 सीटें हो जाएंगी।
ठीक है, आप पंजाब हरियाणा की कंपैरिजन करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्यों बोला कि पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि पंजाब की सीटें जो है वो हरियाणा से कम हो जाएंगी। ठीक है, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि सर हम तो बड़ी स्टेट है, हम तो पुरानी स्टेट है, वो भी बेसिकली इसकी सपोर्ट में नहीं है, बिल्कुल अगेंस्ट वो भी चल रहा है। सो इन दैट केस कहीं ना कहीं मुद्दा अभी भी डेडलॉक ही है, एंड वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन 2026, बट ये जरूर है, आई थिंक ये सबको मालूम है कि ये एक्सरसाइज इंडिया की ग्रोथ के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले भी देश चल रहा है, रिप्रेजेंटेशन के लिए तो रिप्रेजेंटेशन का फर्क पड़ेगा, पर किस बेसिस के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करोगे? क्या 20 लाख का क्राइटेरिया लोगे, 15 लाख का क्राइटेरिया लोगे? ठीक है ना, क्योंकि आपको उसको भी तो इंक्रीज करना है। क्योंकि हम देखें दिल्ली की 2 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है, एमपी कितने 7, अब दिल्ली वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं, फिर उसके दिल्ली की कितनी सीट बढ़ा दोगे? ठीक है ना, दिल्ली की कितनी सीट, आप एक देखो कि मैं एक तेलंगाना की अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताऊं, मैं नाम भूल गया उसका, उसमें ना अभी एक व्यक्ति जीत के आए हैं बीजेपी के, तो आप हिसाब लगाओ कि उनको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 9.5 लाख वोट पड़े हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो 9.5 लाख वोट पड़े, और उसके अलावा जो कांग्रेस के बंदे सेकंड पे था उसको कम वोट नहीं पड़े, उसको भी 8.5 लाख के आसपास वोट पड़े। मतलब 20 लाख की रिप्रेजेंटेशन, 20 लाख की रिप्रेजेंटेशन 2 लोगों पे, और उसके बाद के जो नेता हैं उनको भी वोट पड़े, वो भी उनमें से तो एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी, और बाकियों ने वोट डाला होगा। सो इन दैट केस हां बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, उसने वोट डाला। सो ये दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया। मतलब अगर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी है तो उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, बट देन, और यहाँ पे एक मैं अगर केवियट आपको बताऊं कि जो हमारे देश में विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल पास हुआ है उसमें 33% विमेन रिप्रेजेंटेशन है। उसमें ये कहा है कि 2029 लोकसभा इलेक्शन में ये विमेन रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पोस्ट डिलिमिटेशन। तो अगर बाय चांस डिलिमिटेशन नहीं होती तो क्या वुमेन रिप्रेजेंटेशन 33% मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तुम्हारे एक के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। और अगर हो जाती है तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, अगर नहीं होती तो क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी एक सवाल है। तो सवालों पे सवाल ये सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते, बट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि ये सब चीजें जानना बड़ा जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर हर रोज यू विल फाइंड आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, आपको हर रोज इसके ऊपर चर्चा देखने को मिल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है सर। इसी के साथ डिस्कशन में ये भी मुद्दा आया हुआ है कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड जो है उसमें साउथ इंडियन स्टेट्स को ये फील होता है कि हमारे, अगर मैं कुछ सिटीज के नाम लूं सर, हैदराबाद की बात कर लूं मैं, चेन्नई की बात कर लूं मैं, या फिर मैं बैंगलोर की बात कर लूं, कि हम IT हब्स हैं और हम बहुत ज्यादा जॉब्स भी जनरेट करते हैं, हम बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। अब क्योंकि हम इतना सारा एक मेगा सिटीज के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते हैं, हमारे यहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी ज्यादा है, और उसी के अकॉर्डिंग जो हम सेंट्रल टैक्सेस में कंट्रीब्यूशन देते हैं वो भी हमारी सबसे ज्यादा है। बट हमारे पास अगर सेंट्रल टैक्स में हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो हमारे को वापस पैसा उतना मिलता ही नहीं सरकार से। अब इस चीज के ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे? देखो इस चीज के ऊपर द हिंदू ने एक ना जो उनका न्यूज़पेपर में डाटा पॉइंट आता है तो उसमें उन्होंने डाटा पॉइंट किया था। उस डाटा पॉइंट में उन्होंने ये दिखाया कि 2021-22 तक का डाटा उन्होंने दिखाया कि उसके बाद उन्होंने बोला कि अभी ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। तो 21-22 के डाटा के अनुसार उन्होंने ये दिखाया कि जो सेंट्रल यूनियन टैक्सेस में पैसा कंट्रीब्यूट किया जाता है उसमें सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि सदर्न स्टेट सबसे ज्यादा करती हैं। सबसे नंबर 1 स्टेट है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय कर्नाटका, फॉलोड बाय हरियाणा, फॉलोड बाय गुजरात, फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड देन केरल। तो मतलब पहले 7-8 में 500 साउथ स्टेट्स आ जाती हैं। 500 साउथ स्टेट्स पहले 3-4-5-7 में ही आ जाती हैं। मतलब एक्सेप्शन निकाल दो आप, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात, निकाल दो, बाकी 500 साउथ स्टेट्स आ जाती हैं पहले 8 में। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें कि अगर 1 रुपया ये यूनियन टैक्स में देते हैं तो इनको वापस कितना मिलता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसा आपने सवाल पूछा। तो अगर 1 रुपया महाराष्ट्र देता है सेंट्रल टैक्सेस में तो महाराष्ट्र गेट्स बैक इज जस्ट 0.08, कर्नाटक गेट्स 0.15, हरियाणा गेट्स 0.18, Tamil gets 0.29. And compared to what Bihar gives to central taxes, if Bihar gives 1 rupee to the central taxes, in return Bihar gets more than 7 rupees on 1 rupee. ठीक है, उत्तर प्रदेश gets almost 3 rupees on 1 rupee. तो सदर्न स्टेट्स कहती हैं कि अगर हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें वापसी में कुछ क्यों नहीं मिल रहा? कि अगर नॉर्दर्न स्टेट्स या बाकी कोई भी स्टेट्स हो, वो अगर गरीब हैं, अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, उनके पास टैक्स कलेक्शन इतनी नहीं है, तो हम उनके लिए पे क्यों करें? हम पॉलिसीज बनाते हैं, हम एफर्ट डालते हैं, हम कंपनीज को लेके आते हैं, हम उनको एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, लॉजिस्टिक्स क्रिएट करते हैं, हम टैक्स हॉलिडेज देते हैं, उसके बाद हम टैक्सेस पे करते हैं और रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो बिल्कुल जायज बात है, और साथ में पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी है, वो भी है। तो ये सारे मुद्दे जो हैं इसको चलते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये और ज्यादा ये एस्केलेट होता है, क्योंकि देखो इलेक्शन है, 26 के इलेक्शन निकलेंगे तमिलनाडु के, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ जाएंगे 27 में, तो मतलब लोकसभा इलेक्शन आ जाएगा 29 में, ठीक है। तो ये मुद्दा जो है ये अगले 5 साल हॉट टॉपिक ही रहने वाला है।
इसके अलावा सर ये इम्पैक्ट मुद्दा यहाँ पर खत्म ही नहीं होता। इस चीज के बारे में जितनी मर्जी हम चर्चा करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बात करी साउथ और नॉर्थ की डिवाइड की, जैसे आपने बात करी कुछ सिटीज की जो सिटीज बहुत बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर रख रही हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज में देख लो सर, साउथ इंडियन स्टेट्स आर एक्चुअली डूइंग बेटर देन अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट एजुकेशन, इफ यू लुक एट इंफ्रास्ट्रक्चर, इफ यू लुक एट फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिकली, इन सब चीजों में सदर्न स्टेट्स आर डूइंग मच बेटर। तो फिर ये जो डिवाइड है, क्या ये एक लॉन्ग टर्म इशू क्रिएट कर देगा इंडिया के लिए? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आप बोले कि एक इंडियन है अगर उसको जॉब अपॉर्चुनिटी बैंगलोर में मिलती है, वी आर लुकिंग एट सो मेनी केसेस फ्रॉम बैंगलोर कि वहां पर कन्नड़ स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो अलाउ नहीं कर रही। अब तो महाराष्ट्र में आने लगे, महाराष्ट्र पहले भी आते थे, अब दोबारा आने लगे। डिवाइड अगर बढ़ता रहेगा, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स या जो पॉलिटिशियंस है उनको कितना इंपैक्ट करेगा डेली लाइफ में, बट एक रेगुलर सिटीजन को तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। सो नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर इंडियन सिटीजंस। नहीं सर, इट इज नॉट अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, पर वही बात है कि पॉलिटिशियंस को तो बेनिफिट देगा, वो उनको तो बेनिफिट मिल ही ठीक है ना। पॉलिटिशियंस जैसे राहत इंदौरी साहब का वो जो शेर है जिसमें वो कहते हैं कि देखो सरहद पे आके लगता है कहीं इलेक्शन है ना। तो वही है कि सर अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो पॉलिटिशियंस को तो बेनिफिट मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं। पर हाँ कि अगर हम देखें कि ऑल इंडिया लेवल के ऊपर देखें, एक प्लूरलिज्म के लेवल के ऊपर देखें, एक यूनिटी के लेवल के ऊपर देखें, तो जितने मुद्दे भड़कते जाएंगे उतने ज्यादा डिवीजन जो है क्रिएट होते हैं। कि कास्ट बेस्ड डिवीजन पहले इतनी है, रिलीजन बेस्ड डिवीजन इतनी है, लैंग्वेज बेस्ड डिवीजन इतनी है। अगर हम भाषा की बात करने के तरीके में कि अगर यहाँ से चंडीगढ़ से उठ के केरल घूमने जाता हूँ या महाराष्ट्र जाता हूँ या तमिलनाडु जाता हूँ, अगर वहाँ के लोकलाइट्स मुझे इस तरह से इंटरेक्ट करें कि यार आपको तमिल बोलो तभी हम इंटरेक्ट करेंगे, एंड वाइस वर्सा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ साउथ में, ये नॉर्थ में भी हो सकता है, होता है सर, बिल्कुल होता है। नॉर्थ ईस्ट में जितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नॉर्थ ईस्टर्न के साथ होती है इंडिया में उतनी तो किसी के साथ नहीं होती, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा है, तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बिल्कुल। तो वो जो इम्पैक्ट है ना वो पॉलिटिशियंस के लिए तो कंड्यूसिव है, पर हमारे प्लूरलिज्म के लिए, डाइवर्सिटी के लिए और कोऑपरेशन के लिए अच्छा नहीं। सवाल ही उठ जाता है कि मतलब कब तक इंडियंस डिवाइड ही होते रहेंगे और होना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने तो जो किया वो किया, बट अब जब सब कुछ हमारे हाथ में है, अभी भी हमें इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करना है। क्या हम ये चीजें पीछे रख के अपनी ग्रोथ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कर सकते, या फिर हमारा रास्ता ही है कि हमने इश्यूज को ही फंड करना है, इश्यूज को ही रेज करना है और बस डिवाइड ही क्रिएट करना है? दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई थिंक एवरीबॉडी एज एन इंडियन सिटीजन शुड आस्क देमसेल्व्स, एंड जितना भी हो सके इस डिवाइड को कम करें। जहां पर भी आपको मौका मिले ऐसे जो डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं वो देने से रुकें। और सोशल मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया पे तो कोई भी चीज वायरल हो जाती है। सो आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस वी ऑल मस्ट डू व्हाटएवर वी कैन, व्हाटएवर इज इन आवर कैपेसिटी। एंड थैंक यू सर फॉर दिस डिस्कशन, एंड आई होप दिस मस्ट हैव गिवन अ लॉट ऑफ वैल्यू टू ऑल द व्यूअर्स। एंड ऐसे और टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन किन टॉपिक्स पर आप चर्चा करना चाहते हैं। अगर इंटरेस्टिंग लगता है तो ऐसे टॉपिक्स हम और लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल आप बताइए कमेंट सेक्शन में, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अनूज, सर हैं दीक्षांत, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।